आज थोड़ा सा एक जो कि मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, थोड़ा सा इसको आज समझेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले, तीन चेहरे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, एक डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन और अयतुल्ला खुमैनी। और इस तीनों चेहरों में से एक चेहरा अब इस देश में, इस वर्ल्ड में नहीं रहे, उसका नाम था अयतुल्ला खुमैनी। अगर हम बात करें तो अगर बात करें तो 28 फरवरी 2026 को ईरान की राजधानी तेहरान में, ईरान की राजधानी कहां? तेहरान में, अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के 20 शहरों पर एकाएक हमला किया जाता है और उस हमले में अयतुल्ला खुमैनी के मारे जाने की पुष्टि होती है। अगर थोड़ा सा बात कर लें, इससे यह साबित होता है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी की लाठी उसकी भैंस। और अमेरिका और इजराइल ने यह फिर से सिद्ध कर दिया कि हम जब भी चाहें वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ कर जेल में डाल सकते हैं, हम जब चाहें तो ईरान के सेनापति को मार सकते हैं, ईरान के सर्वोच्च लीडर को मार सकते हैं। इससे यही साबित होता है कि अगर किसी भी देश को आगे चल के अगर सर्वाइव करना हो तो उसको सबसे पहले सुपर पावर बनना पड़ेगा और मंदिर मस्जिद के आगे को छोड़कर जो है ना टेक्नोलॉजी पे बात करनी होगी। इसी का परिणाम भुगत रहा है कौन? ईरान। कौन? ईरान। अगर बात करें तो 28 फरवरी को ईरान के शहर तेहरान में, कजाक में, जब परमाणु बम या परमाणु हथियार के अलावा मिसाइल जब गिरते हैं तो उसमें बहुत सारी तबाही होती है। और ये नज़ारा जो ये मिसाइल जो तबाह करने के लिए जो आती हैं, तो सबसे बड़ा इसका जरिया था कि ईरान जो है अपना परमाणु हथियार और मिसाइल टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। और ये रास खास करके इजराइल और अमेरिका, खास करके इजराइल और अमेरिका को ये रास सही नहीं आ रहे थे। इजराइल और अमेरिका को ये लगता है कि अगर ईरान अपने परमाणु हथियार और अपने मिसाइल की क्षमता को अगर बढ़ाता है तो इजराइल को नक्शे पर से क्या करेगा? मिटा देगा। इसी के कारण से ये दोनों में एक डील होती है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खुमैनी, जो कि वहां को ईरान को लीड कर रहे थे, उसको क्या किया जाए? उसका काम समाप्त कर दिया जाए। अगर बात करें तो ये रिश्ता थोड़ा सा उसी से हुआ था बराक ओबामा के समय कि रास्ता ठीक हो जाए और इसके बीच अमेरिका और ईरान के बीच ईरानी परमाणु संधि पे बैठक भी हुई थी। ये 2015 की बात है, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया, कुछ भी कर लो, हम अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी और परमाणु हथियार पे काम करते रहे। दौर आता है 2017 का, और 2017 में जो राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका का, वो कौन बनते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और 18 में इन्होंने ईरानी परमाणु संधि से खुद को अलग कर लिया और अलग करने के बाद ईरान के जो फोर्स है जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी गार्ड, क्या नाम है? रिवोल्यूशनरी गार्ड, और उसको एक आतंकवादी समूह घोषित कर दिया, ताकि इसलिए कि जब मन चाहे कि ईरान पर आक्रमण कर सके। और अगर बात करें ईरान का, तो ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और ईरान एक अंडरग्राउंड शहर, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा शहर धीरे धीरे बना रहा था और मिसाइल को क्या कर रहा था? डेवलप कर रहा था। देख रहे हैं कितना मिसाइल यहाँ पे है, और इतना लंबा जखीरा आपको जो मिसाइल का मिल रहा है, ये एक दिन की बात नहीं, बहुत दिन से ये काम चल रहा था। और इसी के चलते एक ऑपरेशन भी इससे पहले हुआ था अमेरिका के द्वारा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। कौन हुआ था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसके तहत यह दावा किया गया था कि अमेरिका ने ईरान के जितने भी परमाणु ठिकाने हैं उसको क्या कर दिया? तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन ईरान के लीडर उस वक्त अयतुल्ला खुमैनी जीवित थे और इन्होंने ये घोषणा किया कि हमारा परमाणु हथियार क्या है? सुरक्षित है। यानी अमेरिका के हमला से हम लोग पहले ही अपने परमाणु यूरेनियम जो यूज होता है, समृद्ध यूरेनियम को वहां से पहले ही क्या कर लिए थे? हटा लिए थे। और अगर बात करें यहां से, तो इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, अमेरिका ने, और ये सूचना जो देने वाले थे
वो देने वाले थे इजराइल के मोसाद। मोसाद का सटीक सूचना था कि इस जगह पे अटैक करना है ताकि अयतुल्लाह खमेनी और उसके परिवार और उसके सेनापति ईरान के मारा जाए। अगर बात करें तेहरान में, इस्फहान में, करज में, ये ईरान के बड़े शहर, ये ईरान के क्या है, बड़े शहर। कौन कौन? तेहरान, इस्फहान और करज। कौन कौन शहर? तेहरान, इस्फहान, करज। और इस पर जो अटैक किया गया था, ऐसे लमसम 20 शहर को टारगेट किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और इसकी जो सूचना दी थी वो कौन दी थी? इजराइल ने, मोसाद ने, है ना। उसके बाद इस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया, ऑपरेशन शील्ड द यहूदा। क्या नाम रखा गया था? ऑपरेशन शील्ड द यहूदा। और ऑपरेशन गर्जन सिर, ऑपरेशन गर्जन सिर। और अमेरिका का जो सैन्य विभाग है उसके द्वारा जो ये नाम रखा गया था, उसका नाम रखा गया था, क्या रखा गया था? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इस ऑपरेशन के बाद अगर देखें तो 20 शहर में जब ये हमला हुआ और इस हमला की सूचना की जानकारी की निकल कर आई बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कि हमने ईरान के सर्वोच्च सेनापति और ईरान के सर्वोच्च प्रमुख लीडर को हमने क्या किया? मार गिराया है। जिसके एवज में ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जो कि इसको लीड करते हैं, ये हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये कौन है? अयतुल्लाह खमेनी। ये ईरान के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो इसकी मोसाद ने विमान दुर्घटना में क्या कर दी? मौत कर दी, है ना, यानी मरवा दिया था। उसके बाद ईरान चुप नहीं रहा और ईरान ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4, जिसके तहत ईरान ने यह दिखाया कि हमारे पास भी ड्रोन है और हमारे पास भी मिसाइल है। अलग बात है हम अमेरिका के शहरों तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अमेरिका के जो सैन्य अड्डा है हम वहां तक तो पहुंच सकते हैं। और इसलिए ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका के 14 सैन्य ठिकानों पर क्या किया? हमला किया। 14 शहर को टारगेट किया और ये टारगेट मिसाइल से, ताबड़तोड़ ड्रोन से, इसका क्या क्या मिसाइल, क्या ये ड्रोन और मिसाइल इजराइल में भी गिरे। कहां गिरे? इजराइल में भी गिरे। और इजराइल के जो अमेरिका का जो बेस है, अमेरिका का जो बेस है, ये सब बेस को क्या किया? तहस नहस कर दिया और उसको क्या किया? क्षति पहुंचाया। उसमें जो सबसे बड़ा अगर देखें तो उसमें जो सबसे बड़ा अमेरिका का जो ठिकाना था, तो वो ठिकाना कहां था? तो वो ठिकाना था आपका कहां? ये आपका सऊदी अरबिया में, है ना, कुवैत में, कतर में, है ना, इस सब जगह पे आपको इजराइल में, है ना, तो ये सब जगह को ठिकाना बनाया गया था। उसमें से कहां का गया? ईरान का वॉर गया। कहां का परमाणु हमला, मतलब ड्रोन हमला या मिसाइल हमला हुआ है? ये हुआ है कुवैत का, एक है अल सलेम एयरबेस, और बहरीन का एक एयरबेस है जो कि अमेरिका का सबसे प्रमुख एयरबेस माना जाता है। वहां पर है क्या? 5वां बेरा। क्या है? 5वां बेरा। उसको भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। और यूएई में एक अल दफरा एयरबेस है। यूएई में कौन है? अल दफरा एयरबेस है। और अल दफरा एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाने का काम हुआ। और अगर देखें तो ईरान ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया है इजराइल पर। लमसम 200 मिसाइल दागी है। कितना मिसाइल? 2। और ईरान का बड़ा पलटवार हुआ। 8 देशों के यूएस बेस पर हमला किया गया। ईरान का बदला, इस बदला को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4। कितना, क्या नाम रहा था? ट्रूथफुल प्रॉमिस 4। थोड़ा सा अब आप इसके ज्योग्राफी को समझिए कि आखिर ईरान इतना डरता क्यों नहीं अमेरिका से, जबकि अमेरिका एक सुपर पावर देश है, फिर भी ईरान को डर क्यों नहीं है? देखिए बात यह है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे जो ज्यादा तेल की बात अगर करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेल, है ना, इस क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र से निकाला जाता है और इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। और यहां पर जो सबसे ज्यादा तेल निकालने की कोशिश करता है वो सऊदी अरबिया करता है। सऊदी अरबिया में एक कंपनी है अरामको कंपनी। कौन है? अरामको कंपनी है। और ईरान जो है, ईरान 2 कोना पे बैठा है। ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है। कहां? यमन में। कहां है? यमन में। यमन में पूरा यमन को जो लीड कर, यमन में एक विद्रोही है, हूती विद्रोही। कौन विद्रोही? हूती विद्रोही। और हूती विद्रोही को यहां पर जो है ईरान बैठा के रखता है और हथियार देता है, मिसाइल देती है, ड्रोन देती है कि
यहां इस रास्ते को, ये लाल सागर है, ये आपका भूमध्य सागर है, बीच में क्या है, सुएज नहर, बीच में क्या है, सुएज नहर। अगर इस रास्ते से कोई भी व्यापार अमेरिका का होगा तो यहां पर हूती विद्रोही क्या करते हैं, उस व्यापार को बाधित करते हैं, उस व्यापार को क्या करते हैं, इस जगह पे जहां पतला समुद्र का एक पतला रास्ता है, इस जगह पर उस विद्रोह को मतलब हूती विद्रोही क्या करते हैं, इस व्यापार को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। जब चाहे ईरान का हूती विद्रोही इस रास्ते को ब्लॉक कर सकती है। साथ साथ अगर देखें तो ईरान धमकी देता है, अगर हमको ज्यादा परेशान किया गया तो पूरे विश्व में जो तेल का निर्यात होता है, हम उस निर्यात को यहां पर एक बहुत पतला रास्ता है, ईरान और ये आपका ओमान पड़ता है, ईरान और ओमान के बीच यहां पर बहुत सा पतला रास्ता होता है जिससे शिप को निकलने में दिक्कत होती है, और इसको कहते हैं होर्मुज जल संधि। क्या बोलते हैं, होर्मुज जल संधि। और इस होर्मुज जल संधि को ईरान धमकी देता है कि अगर हमको ज्यादा परेशान किया गया तो हम इस जल संधि को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्लॉक। अब अगर ये ब्लॉक होगा तो सोचिए, अगर ये ब्लॉक होता है तो यहां का सारा जो तेल है ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और देश में तेल की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफी पे पड़ेगा। और इसी चीज का अगर बात करें, इसी चीज का डर अमेरिका और इजराइल दोनों को है। और इस बात का भी डर है कि अगर परमाणु हथियार ईरान ने अगर बना लिया, डेवलप कर लिया, तो यहां पर दिख रहा होगा, छोटा सा देश है, यहां पर है ये क्या, इजराइल। तो इजराइल क्या करेगा, इजराइल मिडिल ईस्ट में इजराइल के द्वारा जो दादागिरी चलती है वो उसको क्या कर दिया जाएगा, शांत कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी देश परमाणु संपन्न होते हैं तो युद्ध का शंका क्या होता है, बहुत हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कोई भी परमाणु संपन्न देश से कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता है। इसलिए इजराइल चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना जाए, और परमाणु हथियार ना जाए, और इस बात का जोरदार समर्थन करता है कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार हुआ तो वो क्या करेगा कि यमन में जो हूती विद्रोही हैं उसको वो परमाणु हथियार दे सकता है। और जब ये हूती विद्रोही एक आतंकवादी संगठन है जिसको अमेरिका ने इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन घोषित किया है, अगर इसके हाथ में गया तो ये पूरे व्यापार को बाधित कर सकता है और किसी भी देश पर परमाणु हथियार से अटैक कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिका के द्वारा इससे पहले वाले कथी देखे थे कि यहां अमेरिका के द्वारा ईरान में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया गया था, ताकि अपना परमाणु हथियार का डेवलप ईरान नहीं कर सके। और इसका परिणाम एक ये भी है, हमारे भारत के लिए भी चिंताजनक की बात है कि अगर जो है अभी फिलहाल जो नरेंद्र मोदी साहब कहां गए थे, इजराइल, और इजराइल में जो बात किए थे मदर और फादर का, मदर और फादर, यानी मदर किसको बोला था, इंडिया को, और फादर किसको बोला था, ये इजराइल को बोला था। इससे ये साबित होता है कि हमने तो पहले ये ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट डील किया था उससे तो अलग हो ही गए, साथ साथ ईरान से हमने जो तेल खरीदता था अमेरिका के दबाव में, ईरान से हम तेल अब नहीं खरीद रहे हैं, और ईरान के साथ हमारा संबंध खराब हो सकता है। अगर बात करें, अब अमेरिका दबाव बनाती है भारत को कि भाई तुम जो है ना ईरान से तेल खरीदो, ना रसिया से तेल खरीदो, अब तेल खरीदे किससे, तो इन्होंने तय किया कि तुमको जो तेल खरीदना है वो किससे खरीदना है, वेनेजुएला से खरीदना है। लेकिन वेनेजुएला की बात करें, ये वेनेजुएला है, ये दक्षिण अमेरिका के एक देश है, इसका जो तेल है, इसका तेल बहुत ज्यादा गाढ़ा है, और इस गाढ़े तेल को रिफाइन करने में ज्यादा पैसा अमाउंट खर्च होता है, जिससे कि भारत को बहुत बड़ा घाटा लग सकता है। प्लस यहां से तेल ले जाकर करके पूरे इस एरिया को अगर देखिएगा तो ये आपका कौन है, अटलांटिक ओशियन है, ये आपका क्या है, अटलांटिक ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन होते हुए नीचे से, अफ्रीका के नीचे से पूरे भारत में जब तेल पहुंचेगी तो इसका तेल का कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ईरान से हमको तेल लाना क्या है, आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ ईरान में चाबहार पोर्ट है, वो भारत के कंट्रोल में था, जो कि अभी भारत के यहाँ से बाहर निकल गया है, और यहां से हम लोग तेल भारत में आसानी से ले सकते हैं, ताकि हमारे अगर एक तेल का कीमत भारत के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को भी तय करती है, तो ये हमारे लिए जो ईरान से तेल लेना आसान है, और ईरान का तेल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसको रिफाइन करना आसान होता है, इसलिए भारत जो ज्यादा कोशिश करता था ईरान से तेल लेने का, लेकिन रसिया से भी बैन लगा देगा। अगर रसिया खुलकर भी बोला है कि अगर हमसे तेल ना खरीदा तो भारत को 70,000 करोड़ का क्या होगा, घाटा होगा। क्या होगा, घाटा। तो इससे यह साबित होता है कि अमेरिका
उसकी तो ना तो दोस्ती अच्छी है ना तो दुश्मनी अच्छी है। और हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर ये ईरान और अमेरिका के बीच सब दिन ऐसे संबंध थे या कभी बहुत दोस्ताना संबंध हुआ करता था। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि शाह राजा पहलवी है ना, जब ईरान के शासक थे जो कि अमेरिका के फेवर में काम करते थे, उस टाइम जो है अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। और ये प्रो थे किसका, ईरान में जो शाह राजा पहलवी वंश था वो प्रो थे किसका, अमेरिका का, और अमेरिका के फेवर में काम करते थे, तब तक ठीक था। और उसके बाद आयतुल्लाह रुमैनी खुमैनी है ना, रूहमैनी खुमैनी जो है सुप्रीम लीडर बनते हैं, और वहां से तब से अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसका एक अलग से वीडियो लेके हम आएंगे है ना। और अगर इस वीडियो को अगर बात करें, इस वीडियो से अगर आपको वो वीडियो देखेगा तो कब से दुश्मनी स्टार्ट हुई वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो